हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th से हमारा टॉपिक है। जैसे कि आप सभी जानते हो, इन द क्लास 10th द चैप्टर नेम इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं जो 10th लेवल है मैं उस लेवल तक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, देखो मैंने क्या लिखा हुआ आपके सामने। मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ठीक है, डायरेक्ट फील आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फिनोमिना। ओके, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। मैग्नेटिक फिनोमिनन। ओके, बेसिकली इलेक्ट्रो मीन्स हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कंप्लीट स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड मैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो स्टडी है, किसका स्टडी? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। इलेक्ट्रिकल फिनोमिना में हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और मैग्नेटिक फिनोमिना मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर मैं आपको बताऊं, देखो इलेक्ट्रिकल, थोड़ा सा और मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। देखो दो चीज़ मैंने लिखी है बोर्ड पे। इन द अर्लियर टाइम अजम्पशन इज दैट, मैं बात कर रहा हूँ 18th सेंचुरी से पहले की। ठीक है, बिफोर 18th सेंचुरी द अजम्पशन इज दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर टू डिफरेंट फिनोमिना। ऐसा माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग फिनोमिना थे। ठीक है, साइंटिस्ट इनको अलग अलग स्टडी किया करते थे और उनका मानना ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज ओनली। ओके, एंड मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेट ओनली। उनको ये पता ही नहीं था कि ये एक भी हो सकते हैं क्या। ये अलग था और ये अलग था, और ये माना जाता था इलेक्ट्रिसिटी है वो केवल चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिज्म केवल मैग्नेट के द्वारा ही प्रोड्यूस होता था। टाइम बीतता चला गया तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने ये सोचा कि हम इनको अलग अलग तो पढ़ रहे हैं, ये जो दो अलग अलग फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक बेसिक फंडामेंटल फिनोमिना के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों टाइम बीतता चला गया और फाइनली 1820, जब टाइम आ गया 1820 में एक साइंटिस्ट आए, ओरस्टेड। एंड फाइनली इन 1820 ओरस्टेड वाज परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, ओरस्टेड ने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर ले ली, उसमें मान लो करंट फ्लो करवा दिया ऐसे, और उस करंट के पास उसने रख दिया एक मैग्नेटिक कंपास को। एंड वी ऑल नो मैग्नेटिक कंपास इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो दोस्तों जब इस मैग्नेटिक कंपास को इस करंट कैरिंग वायर के पास रखा और वायर में जब करंट फ्लो करवाया तो उसने देखा कि चमत्कार हो गया। इस मैग्नेटिक कंपास में उसने डिफ्लेक्शन नोट किया और फिर उसके दिमाग में बात आई कि मैग्नेटिक कंपास इज ए मैग्नेटिक मटेरियल
तो इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ एक स्पेशल टाइप का फील्ड जनरेट करता है, जो फील्ड इस मैग्नेटिक कंपास पे फोर्स लगाता है। क्लियर है मेरी बात? दोबारा सुनो। 1820 में ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसमें उसने क्या क्या इक्विपमेंट लिया? एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के पास मैग्नेटिक कंपास को रखा, और जब उसने करंट को फॉलो करवाया कंडक्टर के अंदर से, तो मैग्नेटिक जो कंपास था उसमें डिफ्लेक्शन नोट किया गया, एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास गेट डिफ्लेक्टेड। तब उसने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक स्पेशल टाइप का फील्ड जनरेट कर रहा है, जो फील्ड इस मैग्नेटिक कंपास पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। फिर उस फील्ड को फर्दर स्टडी किया गया, और ठीक वो फील्ड वैसा ही मिला जैसा एक मैग्नेट के पास होता है। उस फील्ड को नाम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कंक्लूड दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर produces magnetic field. That magnetic field exert force on the magnetic compass. That's why the north pole of magnetic compass gets deflected. क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये जो दो अलग अलग फिनोमिना थे, वो ओरस्टेड ने बांध के एक बना दिया। कैसे सर? अब देखो, अब इस कंडक्टर में क्या फॉलो करवाया सर? करंट फॉलो कराया, और उस करंट से इसमें क्या पैदा हो गया? इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तब उन्होंने ये जो अजम्पशन था ना बिफोर 18th सेंचुरी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट, नहीं, अब मैग्नेटिक फील्ड केवल मैग्नेट प्रोड्यूस नहीं करता, एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी प्रोड्यूस करता था। ये ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली बताया था दोस्तों। क्या मेरी बात क्लियर है? तब अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये जो दो अलग अलग फिनोमिना थे ना, ये बेसिकली एक ही बेसिक फंडामेंटल फिनोमिना के दो पार्ट हैं, और उस बेसिक फंडामेंटल फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले नहीं पता था, ये बाद में इसको रिलेट किया गया था, इसको यूनिफाई किया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली ये जो दो अलग अलग एस्पेक्ट हम लेके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं एक ही बेसिक फंडामेंटल फिनोमिना के दो पार्ट हो सकते हैं। और वो हुए भी, किसके हुए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा और मैं अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ा लॉक है हमारे सामने, एक ताला है ये एक बहुत बड़ा लॉक है बेटा, इसको आपने लॉक मान लिया। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिनाज, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, देखो बहुत ही ईजी करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आपने लॉक ले लिया, एक लॉक मान लिया। अब आप बताओ, इस लॉक को ओपन करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? सर, चाबी की रिक्वायरमेंट होगी, की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, इसका जो की पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं दोस्तों? चार्ज। वी कैन से चार्ज इज द की पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और सिंपली वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। तो मैं ये बोल सकता हूँ, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ चार्ज। थोड़ा और आपको बताऊं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बाइफरगेट किया गया है टू पार्ट में। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सेकंड जो नेम है बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बस आप सुन लीजिए, फिलहाल आपकी किसी काम का नहीं है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में मैंने बाइफरगेट कर दिया। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सर ये क्या होते हैं? तो बेटा ध्यान से सुनो। वैसे ये किसकी स्टडी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसकी स्टडी है तो स्टडी ऑफ चार्ज ना। तो अब ये बताओ सर, ये कब पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक कब पढ़ेंगे? व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट ओनली। जब चार्ज कहाँ होगा? चार्ज इज एट
रेस्ट होगा बेटा। चार्ज कहाँ होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। When charge is at rest, the entire or complete study of charge is comes in electrostatics. Okay? और जब चार्ज किस में होगा? when charge moving, जब चार्ज बेटा जी मूव करेगा ना तो उसकी स्टडी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आएगी। जो मैंने बताया क्या आपको समझ में आया? अपनी स्क्रीन को पॉज करके यहाँ तक अच्छे से आप नोट करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ जी दोस्तों, अभी मैंने बताया, जहाँ तक मैंने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज होता है। अब मैं चार्ज के बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। और ये जो आपका चैप्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी, ये उसी का एक छोटा सा पार्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्यारे बच्चों, अब मैं है ना चार्ज के 3 एस्पेक्ट लेके चलने वाला हूँ यहाँ पे। बेसिकली अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। पहले चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के इफ़ेक्ट देखते हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट वो जनरेट करता है। ओके, अब मैंने लिया चार्ज, ठीक है, मैंने ले लिया चार्ज इज एट रेस्ट। बेटा मैंने बताया था जब चार्ज रेस्ट में होगा तो कौन सी ब्रांच के साथ उसको रिलेट किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। बट वो क्या जनरेट करेगा? मैं चार्ज के इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। अब व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, तो जो चार्ज की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट विल जनरेट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा जी जब चार्ज रेस्ट पे होगा ना तब उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना होता है। बस कुछ भी हो जाए, हमें चार्ज को मूव होने नहीं देना है, ये आ जाएगा। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 12th क्लास की हमारी फर्स्ट यूनिट आती है बेटा। अब जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको अच्छे से फील भी हो जाएगा इसमें। ओके, अब जब चार्ज क्या कर रहा है? चार्ज इज मूविंग। मान लो चार्ज मूव कर रहा है तो मोशन फिर 2 तरह की होती है बेटा। पहली मोशन होगी यूनिफॉर्म। तो मैंने मान लिया चार्ज मूव कर रहा है अंडर द यूनिफॉर्म मोशन, तो उस केस में चार्ज है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके साथ रहेगा बिकॉज इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी, प्लस वन अनदर प्रॉपर्टी ऑल्सो एसोसिएटेड विद चार्ज सच नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मेरे कहने का मतलब ये है जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये 2 प्रॉपर्टीज़ उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। ओके, उसके बाद अगर उसकी मोशन कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। अगर चार्ज क्या कर रहा है? अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस अपने अंदर से वो रेडिएशंस को एमिट करता है। सच रेडिएशंस आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और वी कैन से व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अंडर नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन इट विल जनरेट और प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस रेडिएशन। और इसी रेडिएशन को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आ जाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो देखो अब चार्ज के मैंने 3 एस्पेक्ट बता दिए। जब रेस्ट पे होगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल प्रोड्यूसेस और जनरेट। जब ये मूव करेगा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन। ओके, उस केस में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा। और जब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, तब तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, और वो अपने अंदर से रेडिएट करेगा रेडिएशंस को। सच रेडिएशंस आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि देखो बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडी ऑफ चार्ज। अब वो चार्ज क्या है, कैसे क्या करता है, वो देखो ध्यान से आप। ये था बेसिक पार्ट जो मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दो या चार्ज बोल दो, एक ही बात है। क्या होता है बेटा चार्ज? व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? हाउ यू कैन डिफाइन इट? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले सुन लो आप मेरी डेफिनेशन। इट इज़ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। इट इज़ द
इंटरनल प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी बेटा? मटेरियल ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल भी मैं बोल सकता हूं इसको। इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस, या तो वो लगाएगा या वो महसूस करेगा। प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। Charge is the internal property of material objects due to which it produces, or we can say it exerts or experiences क्या? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है ना? उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा चार्ज। ठीक है, उस प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे चार्ज। और नेचर के अंदर अगर मैं कुछ चार्ज पार्टिकल्स की बात करता हूँ, आपको सभी को पता है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ चार्ज के लिए, तो क्या क्या आएंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रोटॉन भी बोल देते हैं, ठीक है, पॉजिट्रॉन आ गया, ठीक है बेटा, पॉजिटिव आयन आ गए, और बेटा अल्फा पार्टिकल भी आ सकता है, ये आ जाएंगे बेटा। ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो चार्ज की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है बेटा, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से मटेरियल का एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट लगा भी सकता है और महसूस भी कर सकता है। जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो ऐसा कर रहा है ना, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये उनके कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव आयन है, पॉजिट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, ये सारे के सारे। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ, अच्छा कुछ थोड़ा सा और बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर बेटा जी मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आपसे बात करता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वी ऑल नो एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब मैं एटम की अगर बात करता हूँ तो एटम कंसिस्ट करता है टू पार्ट को। एक तो होता है न्यूक्लियस और एक होता है बेटा अदर देन न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल वाला पार्ट जो होता है। ठीक है, अदर देन न्यूक्लियस इसको बोलते हैं ऑर्बिटल पार्ट, ऑर्बिटल पार्ट। ओके, अब अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूँ तो न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? उसके अंदर होता है बेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और बेटा जो ऑर्बिटल पार्ट होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो होता है बाउंड ऑर्बिट, इसको बोलते हैं ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये दो तरह का रहेगा, एक तो रहेगा बाउंड ऑर्बिट, एक रहेगा वैलेंस और अनबाउंड ऑर्बिट। ठीक है ना, जिसमें ऑलमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें घूमते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं उसको। तो बेटा इसके अंदर मिलेंगे हमें इलेक्ट्रॉन्स ओनली। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दोस्तों अगर मैं बताऊं, अब देखो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। वी कंक्लूड दैट एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम का नेचर कैसा होता है बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज is uniformly distributed such that the nature is an electrically neutral। नेट चार्ज जीरो होता है बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। जितना अमाउंट पॉजिटिव उतना ही अमाउंट नेगेटिव, ये होता है बेटा। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको लिखो बेटा एक बार। हाँ जी बेटा, मैंने बोला द नेचर ऑफ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ
नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन के, तभी तो वो न्यूट्रल होता है ना बेटा। और जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास जो ई है, बेसिकली ई पता कौन होता है, ई को बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। और जो नेचर के अंदर जो एलिमेंट्री चार्ज की जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है। मींस ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। और ये प्लस माइनस, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो मैं लगा दूंगा माइनस साइन, और अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ तो इसको प्लस ई से बताते हैं बेटा। इसको बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये बेटा, अब जितना प्लस का उतना ही माइनस का, तभी तो जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अच्छा एक बात बताओ आप छोटी सी, अगर किसी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बताओ बेटा, अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो वो बॉडी कैसी होगी, वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। इट मीन्स ये आ जाएगा जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इधर देखो आप, ये क्या है बेटा, बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ज़्यादा कौन है उस पर, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं बॉडी कैसी है, बॉडी इज़ द नेगेटिवली चार्ज्ड। इस केस में बॉडी कैसी होगी बेटा, नेगेटिव चार्ज रहेगी वो। और जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से, वो बॉडी कैसी होगी, वो बॉडी होगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जिसमें इक्वल होगा वो बॉडी क्या होगी, वो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है ना। एक यहाँ पे छोटा सा आइडिया मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अब मैंने बोला जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो नेगेटिवली, जिसमें बराबर है वो बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है, थोड़ा और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेटा कुछ कांस्टेंट पैरामीटर होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है प्यारे बच्चों। अगर मास ऑफ प्रोटॉन और नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करता हूँ तो ये होता है बेटा नियरली इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 ऑफ kg के इक्वल होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है बेटा। ठीक है ना। और चार्ज मैंने आपको बता ही दिया। बताओ चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मैं लिखूँगा माइनस ई, किसके इक्वल होता है बेटा, 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर बात करता हूँ प्रोटॉन के लिए तो इतना ही चार्ज आएगा, बस उस पर साइन क्या आ जाएगा, उस पर साइन पॉजिटिव आ जाएगा बेटा। और जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है ना, आपने नाम सुना कभी अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में। अल्फ़ा पार्टिकल बेटा एक पॉजिटिव हैवी चार्ज पार्टिकल होता है। अल्फ़ा पार्टिकल की जो वैल्यू होती है ना बेटा वो हीलियम के न्यूक्लियस के इक्वल होती है। तो इसका मतलब जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है बेटा उसका चार्ज है ना वो डबल होता है प्रोटॉन के चार्ज की। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन सॉरी। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखूँगा मैं, 2e के बराबर होता है बेटा। और जो मास होता है ना, मास ऑफ अल्फ़ा, वो होता है बेटा 4 टाइम किसके मास के, प्रोटॉन के मास के। दोबारा सुनो, अल्फ़ा पार्टिकल के पास चार्ज डबल होता है किसके चार्ज से, प्रोटॉन के चार्ज से। और मास कितना होता है, मास होता है 4 टाइम। ठीक है, सुन लीजिए बस इसको, आगे अगर कभी यूज़ होगा तो इसको ध्यान में रख लेना मेरी बात को। ठीक है बेटा। तो एटम का नेचर न्यूट्रल। एटम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और अदर देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो ऑर्बिटल पार्ट होगा वो नेगेटिवली चार्ज होता है। सच दैट द नेचर ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसके बाद मैंने आपको बता दिया जो एलिमेंट्री चार्ज होते हैं उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा देना, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव लगा देना। जिस बॉडी में अगर ये दोनों बराबर है तो वो न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और ये उनके मासेस हैं बेटा। मैं चाहता हूँ कि आपको इनके बारे में बेसिक पता होना ज़रूरी है। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा,
तो मैंने चार्ज का थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया है। अब मैं बात करता हूँ यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। यूनिट ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसआई यूनिट के लिए। प्यारे बच्चों, जो चार्ज है उसकी जो एसआई यूनिट होती है उसको बोलते हैं कूलाम। कूलाम्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर सी। और मैं बता देना चाहता हूँ 1 कूलाम इज़ ए वेरी वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की जो यूनिट है ना कूलाम, वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है बेटा। इसलिए हम चार्ज की स्मॉलर वैल्यूज़ को पढ़ते हैं। स्मॉलर जो फॉर्म होंगी ना उनको पढ़ेंगे बेटा हम। सर ये कैसे पढ़ेंगे उनको हम? जैसे मैं अगर आपको बताऊं माइक्रो कूलाम, चार्ज आपको है ना कूलाम में नहीं मिलेगा बेटा कभी भी, बिकॉज 1 कूलाम इज ए वेरी वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम जो स्मॉलर फॉर्मेट होता है उसको पढ़ते हैं। जैसे माइक्रो कूलाम, आपको पता है 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻6 कूलाम के। ओके, उसके बाद आएगा नैनो कूलाम। तो आपको पता है 1 नैनो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹, यानी कि 10⁻⁹ ऑफ कूलाम। पिको, पिको कूलाम, पिको कूलाम को बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो कूलाम भी बोलते हैं। 2 बार माइक्रो कर दो बेटा, वैसे बता रहा हूँ सुन लो बस। किसके इक्वल होगा? 10⁻12 कूलाम एंड सो ऑन। ये बेटा ये ध्यान रखना आपको। हम पढ़ेंगे उसकी स्मॉलर फॉर्मेट, क्योंकि 1 कूलाम डायरेक्ट वैल्यू इज ए वेरी वेरी बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, ये आ जाएगा बेटा, इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेकंड में सीजीएस यूनिट के बारे में। सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ उसको बोलते हैं स्टैट कूलाम, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं ईएसयू। ईएसयू बोल दो। इसकी अगर फुल फॉर्म बताऊँ तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, और इसको किसने बताया था? फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था बेटा। इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ 1 ईएसयू, 1 ईएसयू, और इसको स्टैट कूलाम भी बोलते हैं बेटा। स्टैट कूलाम। और 1 ईएसयू होता है 3 × 10⁻9 ऑफ कूलाम के इक्वल। किसके इक्वल होता है बेटा? सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। 1 कूलाम होता है, 1 कूलाम होता है बेटा 3 × 10⁻9 ईएसयू के इक्वल होता है बेटा। ये रिलेशन होता है बेटा एसआई का और सीजीएस के साथ। और इसको आप यहाँ पे 3 × 10⁻9, इसको आप स्टैट कूलाम भी लिख सकते हो, या आप इसको फ्रैंकलिन भी लिख सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है एसआई से सीजीएस के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? उसके बाद एक अनदर यूनिट होती है बेटा जिसको बोलते हैं ईएमयू। अगर आपको बता देता हूँ मैं, देयर इज़ अनदर यूनिट ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं ईएमयू। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। बेटा जी, जब चार्ज के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएट करती है ना, तब इस यूनिट को स्टडी किया जाता है प्यारे बच्चों। ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं इसको। और इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलाम। AB कूलाम, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलाम, और इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और 1 AB कूलाम किसके इक्वल होता है बेटा? 10 कूलाम के इक्वल होता है। 1 एब्सोल्यूट कूलाम इक्वल टू 10 कूलाम। अगर मैं 1 EMU और 1 ESU में अगर रिलेशन बताऊंगा किसके इक्वल आएगा बेटा? तो 1 एब्सोल्यूट कूलाम इक्वल टू 10 × 1 कूलाम, और 1 कूलाम बताओ किसके इक्वल होता है? 3 × 10⁻9 ESU। तो मैं बोल सकता हूँ 1 EMU किसके बराबर आ गया? 3 × 10⁻10 ESU। बेटा इसका भी आपको पता होना चाहिए। EMU की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट कूलाम। और सिंबल क्या होता है उसका? AB कूलाम। ओके, और एक होती है बेटा सबसे बड़ी यूनिट, बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं बेटा फैराडे। ये साइंटिस्ट के नाम से है। और 1 फैराडे किसके इक्वल होता है? 96,500 कूलाम के इक्वल होता है बेटा। यहाँ तक इसको आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। ये है बेटा, देखो ऐसा यूनिट कूलाम,
1 कूलाम इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज, तो हम उसकी जो स्मॉलर फॉर्मेट होते हैं उनको पढ़ेंगे। माइक्रो कूलाम दिस, नैनो कूलाम दिस, पिको कूलाम दिस। सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है चार्ज की उसको बोलते हैं स्टैट कूलाम या ईएसयू या फ्रैंकलिन। और 1 कूलाम कितने ईएसयू के बराबर होता है? 3×10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। देयर इज वन अनदर यूनिट ऑफ चार्ज इज ईएमयू, और वी कैन से एब्सोल्यूट कूलाम, एबी कूलाम। और 1 AB कूलाम 10 कूलाम के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर दिया 1 EMU और 1 ESU के बीच में। एंड इन द लास्ट द बिगर यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज फैराडे, एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 ऑफ कूलाम। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरे चार्ज का कुछ बेसिक था बेटा। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, यहाँ तक इसको अच्छे से नोट कीजिए आप। हाँ जी दोस्तों, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। ध्यान से सुनना, एक एक प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन कुछ है ना फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती हैं चार्ज की, वो पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का बेसिक मैं बता चुका हूँ कितने टाइप का होता है। चलो प्रॉपर्टीज़ को ही लेके चलते हैं। बेसिकली जो चार्ज है वो 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चार्ज आर ऑफ 2 टाइप, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। ओके, चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है? दुश्मनी, यानी कि लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगी? दुश्मनी होगी, रिपेल करेंगे वो। और अनलाइक जो चार्ज होता है उसके बीच में होगी दोस्ती, यानी कि वो अट्रैक्ट करेगा। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, पहला पॉइंट क्लियर है। चार्ज बेसिकली 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और चार्ज की जो एलिमेंट्री वैल्यू होती है बता चुका हूँ मैं आपको। चार्ज की जो एलिमेंट्री वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ई, और उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम। वेरी गुड। अब चार्ज की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो बताता हूँ। पहला है चार्ज इज ए फिजिकल स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए फिजिकल स्केलर क्वांटिटी। बेटा जी, ये तो मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी, देखो चैप्टर तो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये तो मैंने बेसिक बता रहा हूँ ना, ये NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको, VVM और NTSC के हिसाब से। कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना, उसका अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आप मार नहीं खाओगे कभी भी। मेरे पे विश्वास रखो, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता के चल रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही बताऊँगा। तो एक फिजिकल स्केलर क्वांटिटी होती है। सर इसका मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। और हाँ, अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, और मुझे टोटल चार्ज निकालना पड़ जाए, तो मैं उन सभी चार्जेस को सिंपली ऐड कर दूंगा, यानी कि इट ओबे स्केलर एडिशन। वी हैव टू यूज स्केलर सिंपल एल्जेब्रा, और स्केलर एडिशन भी बोलते हैं। अगर मैंने बोला चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको निकालने के लिए मुझे सिंपल एल्जेब्रा यूज़ करना पड़ेगा। सर वो कैसे होगा? देखो इधर, ये मान लो कोई बॉडी है, इस पे ऐसे चार्ज बिखरा हुआ है ऐसे, ठीक है। इनको बोलते हैं बेटा कैविटी, इनको बोलते हैं कैविटी। ये दांतों वाली कैविटी नहीं बेटा, ये खाली स्पेस होता है बेटा। इसमें मान लो यहाँ पे चार्ज है 1 माइक्रो कूलाम, इसमें मान लो -2 माइक्रो कूलाम है, इसके पास मान लो 4 माइक्रो कूलाम है पॉजिटिव। तो बताओ इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आएगा? आप क्या करोगे? आप इन सभी को ऐड कर दो बेटा। प्लस वाले एक साइड रख लो। देखो अब प्लस का चार्ज कितना आया? 5 माइक्रो कूलाम। माइनस कितना है? -2, तो कितना बच गया? 3 माइक्रो कूलाम। यानी कि किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज निकालने के लिए मुझे सिंपल एल्जेब्रा यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है
तभी तो हम स्केलर सिंपल अलजेब्रा यूज़ कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं स्केलर एडिशन। ओके प्यारे बच्चों, कर लोगे ना इसको? तो किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज निकालने के लिए मुझे जस्ट सिंपल उसको सिंपल स्केलर एडिशन यूज़ करना पड़ता है। जो बचेगा वो मेरा नेट चार्ज आ जाएगा। सिंपल जोड़ दो, उनको ऐड कर दो, बस ये आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बेटा, और वी कैन से, तो थर्ड पॉइंट है, इसको बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यहाँ पे लिखा हुआ था चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसी का मतलब है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब ट्रांसफ़र ही करना होता है। कैसे? दो बॉडीज़ के बीच में, मान लो एक बॉडी मेरे पास ए है और एक बॉडी मान लो मेरे पास बी है। अब ये दोनों इनिशियली न्यूट्रल है। अब मुझे इन दोनों को चार्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो ये बताएगा बेटा। इसको बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और वी कैन से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर ये क्या होता है? तो सुनो ध्यान से, दो बॉडीज़ के बीच में चार्ज का जो लेन देन होता है ना, वो किसी अमाउंट की फॉर्म में नहीं होता बेटा। द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज़ इज नॉट in form of any amount but in form of packet, and the charge on one packet is equal to charge of electron। आया समझ में? दो बॉडीज़ के बीच में चार्ज का जो ट्रांसफ़र होगा वो पैकेट्स की फॉर्म में होगा, और एक पैकेट पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आता है। सिंपली वी कैन से, अगर मुझे बॉडीज़ को चार्ज करना है तो मैं उन बॉडीज़ के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर दूंगा। एंड वी ऑल नो इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पे जाएगा उस बॉडी को वो नेगेटिवली चार्ज बना देगा, और जहाँ से गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बच जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसको प्रोटॉन का नाम देते हैं। प्रोटॉन इज़ नॉट ए पार्टिकल, इट इज़ द वैकेंट और एम्प्टी सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खाली सीट को बोलते हैं बेटा प्रोटॉन, इट इज़ नॉट ए पार्टिकल। ओके, तो दो बॉडी के बीच में चार्ज का जो लेन देन होगा वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो दो बॉडी के बीच में जो चार्ज होगा वो ई की फॉर्म में होता है बेटा। इसका फॉर्मूला बनता है Q इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला होता है बेटा। इसको N तो हो गया नंबर ऑफ पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ पैकेट और इलेक्ट्रॉन बोल दो। और ई कौन है बेटा? ई है चार्ज ऑन, चार्ज ऑन ईच पैकेट, ये इलेक्ट्रॉन बोल दो बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू हम सबको पता है कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इट इज़ नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। दो बॉडीज़ के बीच में चार्ज का ट्रांसफ़र है वो पैकेट की फॉर्म में होगा, और एक पैकेट पे चार्ज किसके इक्वल होगा? उस एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल होगा। अब बताओ, और ये n बेटा यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैकेट है ना, ये बेसिकली अगर मैथमेटिकल बात करता हूँ तो n की वैल्यू यहाँ पे होती है इंटीजर, इंटीजर वैल्यू बनेगी बेटा इसकी। ठीक है, तो अब बताओ, अब मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है। मान लिया इस बॉडी से मैंने 3 पैकेट निकाल दिए बेटा। मान लो मैंने इसमें से 3 पैकेट का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। एक इलेक्ट्रॉन ये गया, एक ये गया और एक ये। अब बताओ इस बॉडी पे कितने नेगेटिव चार्ज आ गए? सर -3। तो अब यहाँ से अगर वो गए हैं तो यहाँ पे कितने बच गए? यहाँ पे 3+ बच जाएंगे बेटा। तो ये बॉडी कैसे चार्ज हो गई? इस बॉडी पे तो आ गया +3E, और इस बॉडी पे कितना आ गया? -3E। ऐसे होता है बेटा। दोबारा सुनो मेरी बात को, दो बॉडीज़ के बीच में चार्ज का ट्रांसफ़र है वो किसी अमाउंट की फॉर्म में नहीं होता बेटा, कि मैंने ऐसे अमाउंट लिया और ऐसे दे दिया। नहीं, पैकेट्स की फॉर्म में होगा, और एक पैकेट पे चार्ज किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और ये फॉर्मूला हमें बताता है। ये क्यों कौन है? इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एन इज़ द नंबर ऑफ पैकेट, कितने पैकेट मैंने ट्रांसफ़र किए हैं। और ई क्या होता है? चार्ज ऑन ईच पैकेट और ईच इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप। तो यह आ जाएगा बेटा,
यहाँ से आपने क्या सीखा, दो बॉडी के बीच में चार्ज का ट्रांसफ़र पैकेट की फॉर्म में होता है, अमाउंट की फॉर्म में नहीं होता, और इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कर लोगे ना इसको बेटा, पक्का। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता हूँ मैं। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, यहाँ तक लिखो इसको आप। अभी मैंने आपको बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE, ये बताया था मैंने। दो बॉडी के बीच में चार्ज का जो ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट की फॉर्म में होगा, और ये होता है उस पैकेट के ऊपर चार्ज, और ये होते हैं नंबर ऑफ पैकेट, ये होता है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज़ ट्रांसफर्ड। अब एक बात बताओ छोटी सी, आप एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बात ये है दोस्तों, एक बॉडी ये थी मेरे पास और एक बॉडी ये थी, ठीक है। इनिशियली दोनों का मास बराबर था, M और M इनिशियली, जब दोनों की दोनों न्यूट्रल रखी हुई थी। अब मैंने इसमें से 3 पैकेट निकाल दिए, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कहने का मतलब ये है 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने इसमें से। अब ये बॉडी क्या हो गई, ये बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज्ड, इसके पास चार्ज कितना आ गया -3e। ये बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड, इस पर कितना हो गया +3e। ओके, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात बताओ, जब इनके बीच में चार्ज ने ट्रांसफ़र किया, या मैंने पैकेट एक में से उठा के दूसरे में भेज दिए, तो इनका मास जो पहले mm था अभी भी सेम रहेगा या मास में कुछ चेंज आ जाएगा? बताओ सोच के। मास सेम रहेगा आफ्टर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स, द मासेज ऑफ द बॉडी A और B आइदर सेम और नॉट। बताओ, सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 3 पैकेट जा चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो मास बचेगा वो कितना आ जाएगा -3 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जा चुके हैं। इधर ऐड हो गए तो क्या लिखूँ, M+3 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ये कह सकता हूँ जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा ना, उस बॉडी का मास स्लाइटली ग्रेटर होगा किस बॉडी से, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन आए हैं। जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है ना, उस बॉडी का मास एक्सेस वाली बॉडी से कम होगा। कर लोगे ना? तो मास भी वेरी करता है जब हम चार्ज का ट्रांसफ़र करते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आया समझ में? पक्का? वेरी गुड। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये था भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आपसे कोई पूछे ना कि बॉडीज़ को चार्ज करते हुए हमें किसी अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती, पैकेट्स की फॉर्म में चार्ज का लेन देन किया जाता है। उसके बाद बात आती है चार्ज इज़ कंजर्व्ड। चार्ज बेटा कंजर्व्ड है। मैं एक बार लिख लेता हूँ क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है। मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट मेरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। सर किस सिस्टम को बोलोगे आप आइसोलेटेड? ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो चार्ज अंदर से बाहर जा सके, ना बाहर का चार्ज अंदर आ सके, उस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और इस नेचर के अंदर कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है। हाँ, कुछ टाइम के लिए किसी सिस्टम को हम बना सकते हैं कि वो आइसोलेटेड हो सकता है, लेकिन परफेक्टली कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो अब जैसे मैं बात करता हूँ चार्ज के कंजर्वेशन के लिए। दोस्तों, जब मैं ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करता हूँ, बेसिकली मैंने बोला था ना कि एक बॉडी से दो बॉडी पे मैं चार्ज का ट्रांसफ़र करता हूँ। दो बॉडी के बीच में अगर मुझे बॉडीज़ को चार्ज करना होगा तो मैं क्या ट्रांसफ़र करता हूँ? मैं दोनों बॉडीज़ के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता हूँ। तो बेसिकली देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड होते हैं बेटा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। 3 होंगे। ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपको मैं बता दूंगा बट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है ना, तो रब करने के कुछ टाइम के बाद ग्लास रोड एक्वायर कर लेती है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ एक्वायर कर लेता है नेगेटिव चार्ज। सोच के देखो क्या हुआ होगा। ग्लास रोड भी न्यूट्रल थी, सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल था। जब दोनों को रब किया तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव कब आया? जब उसके इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? सिल्क क्लॉथ के पास चले गए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये मेरी ग्लास रोड है कोई भी, इमेजिन करो बात को,
और ये कोई सिल्क क्लॉथ है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं, देखो इनिशियली क्या है, दोनों के दोनों न्यूट्रल थे, तो फाइनली भी क्या है, चार्ज कंजर्व्ड होगा ना। मतलब अगर यहाँ पे 3 प्लस आ गया ना, इसका मतलब क्या है, 3 पैकेट गए तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे। तो बताओ पहले भी 0 था, बिफोर रबिंग 0, और आफ्टर रबिंग क्या होगा, +3e, ये कितना है -3e, तो 0 = 0 आ जाएगा दोस्तों। ये इनिशियल था, ये फाइनल आ गया। तो चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड। ऐसे ही क्या है, जब मैं किसी प्लास्टिक की रोड को, एबोनाइट रोड है, उसको मैं किसी वुलन क्लॉथ के साथ या बिल्ली की खाल के साथ रब करूँगा, तो वो भी क्या है, इट गेट नेगेटिव चार्ज एंड इट गेट पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रोड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब जो इनके पास चार्ज इन्होंने एक्वायर किया है वो इक्वल एंड अपोजिट है। ओके, तो चार्ज कंजर्व्ड है, इसको फॉलो करता है। दोस्तों ये इक्वेशन देखो आप, न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम सुना आपने, न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ये न्यूक्लियर फिजन होता है बेटा, ये उस फिजन की इक्वेशन है। आगे जब बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको अपने आप पता लग जाएगा। यूरेनियम 235 है ये, इसके साथ एक न्यूट्रॉन को में बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और एनर्जी रिलीज होती है बेटा। एक फिजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज